नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। योगी आदित्यनाथ झारखंड में, योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं और डिमांड इतनी कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 15 सभाएं महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की लगाई गई हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, ये दो ऐसे चेहरे जिन्होंने एक तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया है, जिस पर सारे देश की निगाहें हैं। ये दो नेता ऐसे नेता जो कि शायद आने वाले दिनों की सियासत की इबारत लिख रहे हैं, वो बातें कह रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति की दशा दिशा को तय करने वाली है। एक ऐसा संदर्भ भारतीय राजनीति में सामने आ गया है, वो संदर्भ जिसके एक ओर खड़े हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और धीरे धीरे कर सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। सब कुछ दो भागों में विभाजित होता चला जा रहा है। तीसरी ताकत, थर्ड फ्रंट, जो भारतीय राजनीति में इतने शब्द सुने जाते थे, ऐसे किसी भी ताकत की कोई जगह भारतीय राजनीति में आज की तारीख में नहीं है। योगी आदित्यनाथ चीज़ों को तय कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। कहानी आखिर इस तरफ क्यों मोड़ ले रही है? भारतीय राजनीति की कहानी में ये कौन सा बदलाव है? ये प्रश्न आज की तारीख में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं ये थोड़े दिनों की है या फिर ये परमानेंट हो जाने वाली है? क्या इसी तरह से हमें अपने पॉलिटिकल चॉइसेस को तय करना पड़ेगा? अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ दो पार्टियाँ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। क्या उसी तरह से हमारे देश में भी दो पक्ष होंगे, एक जो कि भाजपा का होगा और दूसरा जो कि गैर भाजपा पक्ष होगा? और इस जवाब का इंतज़ार लोगों को है। अपने अपने तरीके से जानकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर ये आने वाले वक्त के लिए न भी हो, बहुत दिनों तक, दशकों तक चलने वाला मसला न भी हो, लेकिन मौजूदा राजनीति का जो कलीवर है वो कुछ इस तरह से टर्न ले चुका है, जिसमें एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, और ये उत्तर प्रदेश का जो फिनोमेना है ये पूरे देश में धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। शुरुआत नारों से हुई और ये नारों की कहानी बहुत दूर जाती दिखाई पड़ रही है। नारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हरियाणा चुनाव के दौरान दिए, पटोगे तो कटोगे, और उस नारे ने, इन 3 शब्दों ने कुछ ऐसी क्रांति मचाई कि बड़े बड़े लोग कूदे, उसका जवाब देने की कोशिश की गई, उसके समर्थन में बातें कहने की कोशिश की गई। पर सवाल यह है कि आप जवाब दें या समर्थन में बात कहें, आप उस नारे के आसपास ही बात करते हुए नजर आते हैं। क्या ये इतना सशक्त और मजबूत नारा योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कि कोई और सोच ही नहीं पा रहा है? नए नैरेटिव के बारे में बातें कम हो रही हैं। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, उसी का काट तो लाया गया है, तो वो केवल पीडीए की बात ही क्यों नहीं करते हैं? वो इस नारे के जवाब को देने के क्रम में अपने विपक्ष के द्वारा स्थापित एजेंडे पर क्यों रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? ये सब आखिरकार उन्हें क्यों आंदोलित कर रहे हैं? आज आपको हम कहानी इसी की बताएंगे, और बताएंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार अपनी राजनीतिक जो लाइन है उसको एक ऐसे धरातल पर पहुंचा दिया है जहां पर या तो उनके समर्थन में खड़ा हुआ जा सकता है या उनका विरोध किया जा सकता है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की हमेशा जो भारतीय राजनीति में परिपाटी बन गई है, उसमें धीरे धीरे से चेहरे जो बदलते रहे हैं,
तो क्या एक नए चेहरे का आगमन हो चुका है। आज योगी आदित्यनाथ झारखंड में थे, चुनाव प्रचार, और हर जगह जिस तरह से चुनाव प्रचार में उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद बहस छिड़ जाती है, तो ये कोई सामान्य बुलाया जाना नहीं है। बुलाए तो कई नेता जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जिस तरह से उनके बातों को इम्पैक्ट बनाते हुए देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि उन्हीं की मांग सभी नेताओं को है जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक विरोध का प्रश्न है, तो आजकल जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी की सियासत के खिलाफ खड़े हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो विरोध पहले प्रधानमंत्री का होता था, गृह मंत्री का होता था, जी नहीं, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की बातों का हो रहा है। झारखंड में 3 सभाएं योगी आदित्यनाथ ने की। कोडरमा गए, हजारीबाग गए और उसके बाद जमशेदपुर गए। और ये तीनों जो सभाएं थीं, इस पे जो बातें कहीं, उसने एक तरह से पृष्ठभूमि बना दिया, क्योंकि बुधवार को महाराष्ट्र में होंगे योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में वो वासिम में, अकोला में, अमरावती में प्रचार करेंगे अपने पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। वहाँ जो महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन है, उसका प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बात आज उन्होंने जिस अंदाज में झारखंड में कही है, उसने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया है। वो बैकग्राउंड जो भारत की राजनीति को अपने तरीके से मोल्ड कर रहा है। उनकी बातों में दरअसल एक ऐसी भावना छिपी है, जिस भावना को लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं वो जगह बना करके चुपचाप पड़ी रहने वाली स्थिति में हुआ करती थी, उसे बाहर लेकर के आने की कोशिश हो रही है और उनकी बातें लोगों को आंदोलित कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप अगर एक नहीं रहे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो आपको अपने जुलूस निकालने में, धार्मिक जुलूस निकालने में दिक्कत हो रही है, आने वाले दिनों में घरों में घंटी बजाना मुश्किल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमारे पहले तो कांवड़ निकाले ही नहीं जाते थे, लेकिन हमने कहा कि हम निकालेंगे और देखते हैं क्या होता है। ये जो एक कॉम्बैटिव हिंदुइज्म, एक बढ़ जाने वाले हिंदुत्व की बात जो हो रही है, ये राजनीतिक रूप से लोगों को आंदोलित करती है, लोगों को उनकी तरफ खींचती है। पर हमारा मकसद आज की तारीख में आपको ये बताना है कि आखिर ये बोला क्यों जा रहा है। बहुत अहम है कि इस तरह की जब बातें बोली जाती हैं तो उनका मकसद केवल हिंदुओं को जोड़ लेना भर नहीं होता है, बल्कि मकसद जाहिर है कि वोट लेना होता है। हिंदुओं को जोड़ करके उनका वोट लेकर के एक पॉलिटिकल लाइन देश को दे देने की बात है। आडवाणी जी ने ये तब किया था जब वो चले थे लेकर के अपनी रथ यात्रा, आपको याद होगी, क्योंकि उस दौर में मंडल के लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रश्न था कि वो क्या करे। वो मंडल कमीशन का विरोध नहीं करना चाहती थी, वो नहीं कर सकती थी। उसके मैनिफेस्टो में था कि वो मंडल कमीशन को लागू होते देखना चाहती है, आरक्षण के खिलाफ नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसका अपना वोट बैंक जो अपर कास्ट, खास तौर पर ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, वो मंडल के खिलाफ खड़ा था। तो ऐसे में क्या करते? आडवाणी जी ने रथ निकाला, उस पर वो घूमे, गिरफ्तारी हुई और इतिहास साक्षी है कि मात्र 2 सीटों पर सन 84 में जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए कि 1991 के आते आते तक 121 सीटों पर थी। ये चेंज इतनी आसानी से नहीं हुआ। ये चेंज पॉलिटिकली हिंदू समुदाय को एकत्रित कर उन्हें एक राजनीतिक लाइन देने के बाद हुई, और ये सिलसिला जो उस वक्त शुरू हुआ है वो लगातार बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि आज की तारीख में फिर से जब लग रहा है कि जातीय राजनीति हावी हो रही है, उसका असर हो रहा है, तो ऐसे में
हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय सामने आए हैं और उनका असर कितना होता है, ये प्रश्न सबों के दिमाग में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीन पर वो वाकया भी हुआ है जब अयोध्या और चित्रकूट को नहीं जीता जा सका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये पॉइंट आउट समाजवादी पार्टी वाले करते हैं, कहते हैं कि हर जगह आप जाकर के ये जो प्रखर हिंदुत्व की बातें करते हैं, आपके राज्य में ही अयोध्या और चित्रकूट नहीं जीत पाएगा। लेकिन तब दूसरी बात ये भी सामने आती है कि हरियाणा के चुनाव तो ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुके हैं। उसे वापस कैसे लाया गया? लोग कहते हैं कि उसे वापस लाने वालों में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने वहां जाकर के बटोगे तो कटोगे की लाइन को कुछ इस तरह से पॉलिटिकली प्रचारित किया कि लोगों ने आखिरी वक्त पर वोटिंग प्रेफरेंसेस बदले और बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को वो कुछ चंद वोटें जो उसके लिए ज़रूरी थी जीत दर्ज करने के लिए, वो मिली। कोई भी प्रयास इतनी आसानी से वो असर नहीं दिखा पाता जो योगी आदित्यनाथ की बातों ने दिखाया है। जातीय राजनीति पीडीए के जरिए योगी आदित्यनाथ के अपने राज्य उत्तर प्रदेश में असर कर रही है। 63 से 37 सीटों पर चले आना भारतीय जनता पार्टी का ये अपने आप में कहता है कि सियासत जो जाति के आधार पर है वो हिंदुत्व के गांठ के तौर पर मजबूत होती जा रही है। और ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ किया जाए, वरना आने वाले दिनों में जो बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद झारखंड और चुनाव महाराष्ट्र में है, इसमें नतीजे माकूल नहीं आने वाले हैं। और इसी दौर में इस बात को फिर से और ज़्यादा मुखर तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना लिया है। और जो बातें झारखंड में कही गई, यकीनन वही बातें महाराष्ट्र में कही जाएंगी। जातीय राजनीति क्या इससे रोक लिया जा सकेगा? क्योंकि प्रश्न यही है कि आखिर लाया क्यों गया है? तो लाया तो बस इसीलिए है कि जो वोटिंग प्रेफरेंसेस जाति के आधार पर होती है, वो वोटिंग धर्म के आधार पर हो। जब जाति का इस्तेमाल राजनीति के लिए इस तरह से खुलकर किया जाता है, जिसमें कि किसी के खिलाफ और किसी को जोड़ करके वोट एकत्रित करने की बातें होती हैं, तो फिर धर्म की राजनीति करना गलत कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं। और ऐसे में जब धर्म की राजनीति के आगे जाति की राजनीति हावी हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई पॉलिसी अख्तियार करी है, जिसके तहत वो अब धर्म को थोड़ा और ज़्यादा मुखर और यूँ कह लें कि थोड़ा और ज़्यादा ऐसी तीखी लाइन की तरफ लेकर के जा रहे हैं जो आज की तारीख में हिंदुओं को ज़्यादा अपील कर रही है। बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो कि सांप्रदायिक नेचर की हैं हमारे देश में, और उन सब घटनाओं से हिंदू समाज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस नारे को जोड़ता हुआ नज़र आता है। और इस नारे में तो कमाल की बात है, इसमें तो आपको रंग लगे ना फिटकिरी वाली बात है। आप धीरे से अपनी बातों को कह जाइए, लोग बाग बिना खर्चे के आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर इस तरह की बातों के तहत जो फैलाव है इस भाव का, वो सीमित रहेगा, चुनाव के दौर तक ही रहेगा, या फिर आपको लगता है कि वो सोसाइटी में भी आ जाएगा और फिर सिर्फ सियासत के लिए कही गई बात आने वाले दिनों में समाज को भी दूषित करती हुई नजर आएगी? जवाब इसका हाँ में है। जवाब ये है कि जो सियासत शुरू होगी वो सियासत तक बात नहीं रह जाएगी, वो सामाजिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा असरकारक रहेगी और बात फैलने लगेगी। पिछले दिनों की घटना है, पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, चुनाव जीते वो चंद्रबाबू नायडू के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने उदाहरण के तौर पर क्या कहा? नाराज़ थे अपने राज्य के गृह मंत्री से, क्योंकि राज्य में बहुत सी महिलाओं के खिलाफ घटनाएं घट रही थी। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ आपको बनना होगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर मैं आपसे ये पद ले लूँगा, मैं खुद बन जाऊँगा। ऐसी कड़ी बातें और उदाहरण किसका दिया? उन्होंने योगी आदित्यनाथ का। तो बात निकली है
उत्तर प्रदेश और हरियाणा से तो बात बहुत दूर तक जा रही है। बात जा रही है पूरे देश के सुदूर दक्षिण की तरफ भी, और उत्तर प्रदेश से निकलती हुई झारखंड और महाराष्ट्र तो चली गई है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के जाने के पहले ही वहाँ पर वो जो पोस्टर लगे हुए हैं, मुंबई के कई फ्लाईओवर्स पर, कई जगहों पर पोस्टर्स, थाने में पोस्टर्स, और ये पोस्टर्स जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हर जगह लिखा हुआ है। अखिलेश यादव की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यह जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया है। इम्पैक्ट बनाने की कोशिश है, कहने की कोशिश है कि दरअसल डर गए हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन अपनी लाइन को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और भारतीय राजनीति में एक नए तरह के प्रयोग को भी साथ ही साथ अंजाम देते चले जा रहे हैं। क्या इस प्रयोग को जो समर्थन आरएसएस ने दिया है उसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? क्या 100वें साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को देख रहा है कि बड़ी मुश्किल से सत्ता प्राप्त हुई है और इसे यूं ही किसी गलती से हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता है? क्या ये जो लाइन है, इस लाइन को सपोर्ट करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना अगला हीरो भी चुन लिया है? तमाम तरह की बातें बहस के तौर पर सामने आ रही हैं और बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो बातें हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। तभी तो सिर्फ और सिर्फ निशाना उनकी तरफ है, अखिलेश ही नहीं, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, ये बुलडोजर चलाने वाले लोगों के मुंह से और क्या बातें आएंगी? यही तो आएगा। संजय राउत, उनके विरोधी, महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो ज़मीन है वो ज्योतिबा फुले की ज़मीन है, ये ज़मीन अंबेडकर की है, ये ज़मीन छत्रपति शिवाजी की ज़मीन है, यहाँ पर तो बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा। पर अपने एजेंडे के साथ तो योगी आदित्यनाथ वहाँ भी उतर रहे हैं और जो खबरें हैं उसके अनुसार उनकी मीटिंग्स की खूब प्रतीक्षा हो रही है। 15 सभाएं उनकी लगाई गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ जहाँ संदेश दूर तक फैले उन लोकेशंस पर सभाएं और आने वाले दिनों में लगाई जाएं। शुरुआत जैसे वासिम से किया गया है और उसके बाद अकोला और अमरावती भेजा जाएगा, उसी प्रकार ये अपने आप में भाव लोगों के बीच फैला दिया जाए कि हिंदू आबादी राजनीतिक रूप से अब सक्रिय हो जाए, क्योंकि समय आ गया है। क्योंकि अगर नहीं सुरक्षित अपने आप को किया, नहीं अपने आप को एक किया तो जान जाने का खतरा हो जाएगा। ये है या नहीं है, इस पर बहस बहुत लंबी है, होगी, और बहुत से लोग जो जानकार हैं वो करेंगे, लेकिन जब वोट डालने जाने वाले लोग हैं उनको कौन बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है। दूर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किन परिस्थितियों में हमले हुए, हमले तो हुए, किन परिस्थितियों में हुए इस पर कोई नहीं गया। हमले हुए और उसको लेकर के प्रतिक्रिया है, उस तरह की प्रतिक्रिया जो कि अमेरिकी चुनाव में भी ट्रंप को ये कहने के लिए विवश करती है कि हिंदुओं पर अचानक हमले बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ भी हिंदू आबादी है और वो भी वोट देने वक्त क्या ये सोच रही है, और इसी कारण से क्या ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। ऐसा लगता है हर तरफ ये जो लाइन है, नई लाइन है, हिंदुत्व की एक नई परिभाषा है जो योगी आदित्यनाथ के जरिए सामने आ रही है, वो अपनी जगह बनाती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसका जवाब कैसे दे पाएंगे? अखिलेश यादव कैसे दे पाएंगे, ओवैसी कैसे दे पाएंगे, तेजस्वी यादव कैसे दे पाएंगे, और अंत में राहुल गांधी कैसे दे पाएंगे? कास्ट सेंसस के एक कार्यक्रम के लिए आज राहुल गांधी हैदराबाद में थे। हैदराबाद से लौटकर दिल्ली आए हैं और उन्हें महाराष्ट्र में बुधवार को होना है, जहां पर वो कई सभाएं भी करेंगे और साथ ही साथ वो जो संकल्प पत्र है MVA का, महाविकास अघाड़ी का, उसे भी जारी करने वाले हैं।
सवाल ये उठता है कि जितनी जातीय जनगणना और जातियों की बातें और जातीय राजनीति की, क्या उसी के जवाब में उतनी ही हिंदुत्व की बातें और धारदार हिंदुत्व की बातें ये कही जा रही हैं? क्या एक तरफ जाति और दूसरी तरफ धर्म की जो सियासत मंडल कमंडल की है उसने अपना एक नया रूप अख्तियार कर दिया है? और ऐसे में जबकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जाति की राजनीति पर अपने आप को आधारित कर रही है, क्या फिर से हम वो 90 के दशक का मंडल कमंडल संघर्ष देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है दरअसल ये इसी हिंदुत्व की लाइन पर तय होने जा रहे हैं, जिसके विरोध में कोई खड़ा होगा और समर्थन में कोई खड़ा होगा? मुद्दे गौण हो रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे, उनकी अहमियत नहीं रह गई है। आपको क्या लगता है? लिख के अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।